नमस्कार, मैं आइंस्टीन झा आप लोगों को जेएमजी क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम प्रत्येक दिन की भांति आज भी हम ग्रुप डी में पूछे गए क्वेश्चन को करेंगे। कुछ क्वेश्चन हम लिखे हैं, ये साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। इसको हम बहुत डिटेल के साथ करेंगे। तो हम देखते हैं कि मेरा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। मेरा पहला क्वेश्चन कह रहा है, नेत्र दान में नेत्र का कौन सा भाग दान किया जाता है? तो नेत्र दान में नेत्र का कॉर्निया दान किया जाता है। हमारा आंसर हो जाएगा कॉर्निया। कॉर्निया हो जाएगा हमारा आंसर। एक क्वेश्चन पूछता है जो हमारा नेत्र में जो प्रकाश प्रवेश करता है तो किसके द्वारा करता है? वो भी प्रकाश कॉर्निया के द्वारा प्रवेश करता है। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछता है, प्रकाश हमारे आंख में प्रवेश करता है, उसको नियंत्रण कौन करता है? तो पुतली उसको नियंत्रण करता है। एक क्वेश्चन नेत्र से आता है, जो आंसू जो निकलता है किस ग्लैंड से निकलता है? तो वो एड्रिनल लैक्रिमल ग्लैंड से निकलता है आंसू। नेत्र के बारे में कल हम आपको बताए थे, नेत्र में दो प्रकार के रोग होते हैं, एक रतौंधी, एक कलर ब्लाइंडनेस। आपको हम ट्रिक से बताए थे। रतौंधी में रॉड सेल खराब होता है, रॉ से रॉड, रॉ से रतौंधी। और कलर ब्लाइंडनेस में कौन सेल खराब होता है? क से कौन, क से कलर ब्लाइंडनेस। आप याद रखिए और प्रत्येक वीडियो को देखिए, हम ऐसे ही आपको डिटेल से बताएंगे। दूसरा क्वेश्चन मेरा कह रहा है, हाइड्रोजन की खोज किसने की? तो हाइड्रोजन की खोज केवेंडिश ने की। हमारा आंसर यहाँ हो जाएगा केवेंडिश। केवेंडिश। हम हाइड्रोजन के बारे में यदि कुछ चर्चा करें तो आधुनिक आवर्त सारणी में हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 होती है। आधुनिक आवर्त सारणी में 118 तत्व है। आधुनिक आवर्त सारणी की खोज मौसले ने की। इतना हम जानकारी लिए। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, वृद्धों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो वृद्धों के अध्ययन को जेरेंटोलॉजी कहते हैं। हमारा आंसर हो जाएगा जेरेंटोलॉजी। जेरेंटोलॉजी अध्ययन से संबंधित, स्टडी से संबंधित हमारे परीक्षा में एक न एक क्वेश्चन पूछता ही है। इसलिए आप स्टडी से संबंधित हर एक क्वेश्चन टिप्स पे रखिए। जैसे कि फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं, पक्षी के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। ऐसे ही आप हर एक अध्ययन को याद रखिए। उसके बाद हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि अवस्रव तरंग की आवृत्ति होती है। अवस्रव तरंग की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है। 3 प्रकार के तरंग पाए जाते हैं, अवस्रव तरंग, स्रव तरंग और परास्रव तरंग। तो अवस्रव तरंग की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है। अब स्रव तरंग की आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। उसके बाद परास्रव तरंग की आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से ऊपर। ये जो परास्रव तरंग है, इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब निकलता है, पूछा जाता है परीक्षा में। समुद्र की गहराई को पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो हम परास्रव तरंग का प्रयोग करते हैं। एक क्वेश्चन पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, दूध के जीवाणु को नष्ट करने के लिए किस तरंग का प्रयोग करते हैं? उसमें भी हम परास्रव तरंग का प्रयोग करते हैं। गठिया के इलाज में किस तरंग का प्रयोग करते हैं? उसमें भी हम परास्रव तरंग का प्रयोग करते हैं। स्रव तरंग है, हम जो सुनते हैं ध्वनि, वो स्रव तरंग है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, विटामिन B2 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन B2 की कमी से चिलोसिस रोग होता है। तो हमारा आंसर यहाँ हो जाएगा चिलोसिस। चिलोसिस। यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन B2 की कमी से चिलोसिस रोग होता है।
विटामिन की कमी से एक न एक क्वेश्चन हमारे परीक्षा में निश्चित रूप से पूछा जाता है। जैसे विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन बी1 की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, ये भी आप पूरा याद कीजिए, ट्यूब पे रखिए क्वेश्चन को। जैसे विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है, विटामिन बी1 की कमी से बेरी रोग होती है, विटामिन बी2 की कमी से चिलोसिस रोग होती है। ये चिलोसिस रोग क्या होता है? जीभ में जो छाला पड़ जाता है उसे हम चिलोसिस रोग कहते हैं। विटामिन बी थ्री की कमी से पेलाग्रा रोग होता है। पेलाग्रा रोग क्या होता है? खुजली जिसे हम कहते हैं उसे भी पेलाग्रा रोग कहा जाता है। विटामिन बी12 की कमी से एनीमिया होती है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होती है। स्कर्वी रोग होता है जो मसूड़ा जो फूल जाता है उसे हम स्कर्वी रोग कहते हैं। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, बच्चों में होता है। विटामिन ई की कमी से नपुंसकता रोग होती है। विटामिन के की कमी से रक्त थक्का नहीं जम पाता है, हमारा रक्त जो निकलता है उसका थक्का जमना बंद हो जाता है विटामिन के की कमी से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लिख लीजिए कॉपी पे और याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है जो स्वाइन फ्लू वायरस का नाम क्या है? स्वाइन फ्लू वायरस का नाम क्या है? तो स्वाइन फ्लू वायरस का नाम है H1N1 वायरस। स्वाइन फ्लू वायरस का नाम है H1N1 वायरस। H1N1 वायरस, H1N1 वायरस स्वाइन फ्लू के वायरस का नाम है। यदि यहाँ पे दिया हुआ रहता वर्ड फ्लू के वायरस का क्या नाम है, तब क्या देते आप आंसर? तब हो जाता आंसर हमारा H5N1 वायरस। ध्यान रखिए, ध्यान से रखिए, बहुत कंफ्यूजन होता है इसमें। स्वाइन फ्लू के वायरस को H1N1 वायरस कहते हैं और वर्ड फ्लू के वायरस को H5N1 वायरस कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है टाइफाइड के रोगियों को कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो टाइफाइड के रोगियों को विडाल टेस्ट किया जाता है। हमारा आंसर हो जाएगा विडाल टेस्ट। यहाँ पे हो जाएगा विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट। टाइफाइड के बारे में यदि हम चर्चा करें तो टाइफाइड दूषित पानी को पीने से फैलता है। टाइफाइड में हमारा छोटी आंत प्रभावित होती है। टाइफाइड में एक दवा बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, तो टाइफाइड के रोगियों को कौन सा दवा दिया जाता है? तो टाइफाइड के रोगियों को हम क्लोरोमाइसिटिन दवा का प्रयोग करते हैं। याद रखिए, क्लोरोमाइसिटिन दवा बहुत इंपॉर्टेंट दवा है। क्लोरोमाइसिटिन दवा का प्रयोग किया जाता है टाइफाइड के रोगियों को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है ब्लू बेबी रोग किसकी अधिकता से होती है? तो ब्लू बेबी रोग नाइट्रेट की अधिकता से होती है। हमारा आंसर हो जाएगा नाइट्रेट। नाइट्रेट। यदि ब्लू बेबी रोग किसकी अधिकता से दिया हुआ है तो हमारा आंसर हो जाएगा नाइट्रेट। यदि दिया हुआ है मिनी माता रोग किसकी अधिकता से होती है? तो मिनी माता रोग हम पिछले वीडियो में भी आपको बताए थे, मिनी माता रोग पारा की अधिकता से होती है। उसके बाद दिया हुआ है जो उसके बाद दिया हुआ है मार्स गैस कौन सा है? तो मार्स गैस हमारा हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा मीथेन। मीथेन को हम मार्स गैस कहते हैं। मीथेन को हम मार्स गैस कहते हैं। यहाँ एक और ध्यान रखिएगा, अधिकता से यदि दिया हुआ है तो इटाई रोग जो होता है वो कैडमियम की अधिकता से होती है। यहाँ तीन चीज याद रखिएगा, यदि दिया हुआ है जो नाइट्रेट की अधिकता से ब्लू बेबी रोग होता है, कैडमियम की अधिकता से इटाई रोग होता है और पारा की अधिकता से मिनी माता रोग होते हैं। ठीक है। मार्स गैस के बारे में यदि हम चर्चा करें तो मार्स गैस कहाँ से निकलती है? धान की खेती से मार्स गैस सबसे ज्यादा निकलता है, धान की खेती और कोयला के खान से। इसलिए हमारे सरकार अधिक बल दे रहा है, धान की खेती का प्रतिशतता जितना कम हो वो उतना हमारे लिए अधिक होगा। दूसरों फसल पे वो जोर दे रहे हैं और धान की खेती पे वो प्रतिशत को कम कर रहे हैं, यही मीथेन के कारण। ये उसके बाद हमारे क्वेश्चन दिया हुआ है सबसे हल्की धातु कौन सा होता है? तो सबसे हल्का धातु होता है हमारा
लिथियम। हमारा आंसर हो जाएगा लिथियम। लिथियम हमारा आंसर हो जाएगा। यदि हमें दिया हुआ रहता सबसे भारी धातु कौन सा होता है, उस सब जगह हमारा आंसर हो जाता ऑस्मियम, सबसे भारी धातु होता है। यदि दिया हुआ रहता सबसे कठोर धातु कौन सा होता है, तो सबसे कठोर धातु प्लेटिनियम होता है। यदि याद रखिए सबसे कठोर धातु दिया है उस समय प्लेटिनियम होगा। यदि कल सबसे कठोर पदार्थ दिया है तब हीरा हो जाएगा आंसर। उसके बाद हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन, जो पोलियो के ऑरल ड्रॉप की खोज किसने की? ऑरल ड्रॉप की खोज साबिन ने की। यदि दिया हुआ है पोलियो के ऑरल ड्रॉप की खोज साबिन ने की। यदि टीका के दिया हुआ है टीका की खोज किसने की, तो उस समय हमारा आंसर हो जाएगा सॉल्ट। ड्रॉप की खोज साबिन ने की और टीका की खोज सॉल्ट ने की, उस समय हमारा आंसर सॉल्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, कितने तापमान होने पर सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होगा? तो -40 डिग्री जब तापमान हो जाता है तो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का मान समान हो जाता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, शरीर में रक्त का परिभ्रमण काल कितने समय परिभ्रमण करने में कितने समय लगता है? रक्त को शरीर के पूरा परिभ्रमण काल करने में 23 सेकंड लगता है। हमारा आंसर यहाँ हो जाएगा 23 सेकंड। उसके बाद हमारा क्वेश्चन दिया, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, नोबल गैस किसे कहते हैं? तो नोबल गैस हम हीलियम को कहते हैं। हमारा आंसर यहाँ हो जाएगा हीलियम। हीलियम हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद दिया हुआ है, पीत का पीएच मान कितना होता है? तो पीत का पीएच मान 7.7 होता है। हमारा आंसर यहाँ हो जाएगा 7.7। उसके बाद दिया जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। यहां दिया हुआ जंतु विज्ञान, यानी वनस्पति विज्ञान दिया रहा था तब क्या होता? तब हो जाता थियोफ्रेस्टस। वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। जीव विज्ञान के जनक भी अरस्तु को कहा जाता है। उसके बाद हमें दिया डॉक्टर प्लांट किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर प्लांट, आंवला को डॉक्टर प्लांट कहा जाता है। हमारा आंसर हो जाएगा आंवला। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, तो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? उस समय भी हमारा आंसर आंवला होगा। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत आंवला है। उसके बाद में दिया हुआ है, गाय के दूध का रंग पीला होता है किसके कारण? तो कैरोटीन के कारण। हमारा आंसर हो जाएगा कैरोटीन के कारण। कैरोटीन के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है। उसके बाद हमें दिया, कच्चे फल को पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कच्चे फल को पकाने के लिए इथिलीन का प्रयोग करते हैं। हमारा आंसर यहाँ हो जाएगा इथिलीन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हमारे जाते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। इसी तरह हम डेली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। ग्रुप डी के में पूछा गया, उसके बाद आरपीएफ में पूछा गया क्वेश्चन करेंगे, एलपी में पूछा गया क्वेश्चन करेंगे, डिटेल में क्वेश्चन करेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप यकीन मानिए हम आपको परीक्षा में एडिटेड क्वेश्चन पर पकड़ा देंगे। पूरा क्वेश्चन को डिटेल से हम चर्चा करेंगे। जब तक आपको रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी का एग्जाम हो तब तक हम बहुत क्वेश्चन कर लिए रहेंगे। एक भी क्वेश्चन हमारा वीडियो से नहीं छूटेगा। आप लोग केवल वीडियो को देखते रहिए। जो भी सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। धन्यवाद।